इंडिया में 1608 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री हुई थी तो वो मेनली बिजनेस करने के लिए हुई थी, स्पाइसेस का बिजनेस। और उस समय मुगल्स का राज हुआ करता था। लगभग 100 इयर्स बाद मुगल्स के रूलर फर्रुखसियार से कुछ डील करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथों में कुछ टेरिटरीज ले लिया और मद्रास, बंगाल और बॉम्बे प्रेसिडेंसी तैयार करके वहाँ पे इंडिपेंडेंटली रूल करना चालू कर दिया। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी अब कुछ बोल्ड डिसीजन ले रही थी। इसीलिए 1759 में रॉबर्ट क्लीव ने पिट्स को एक लेटर लिखा और ये बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ टेरिटरी को ब्रिटिश क्राउन के अंदर लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपनी के डुअल गवर्नेंस ने बंगाल के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट की है। कंपनी के तरफ से दीवानी राइट्स लगाया जाता था और वहाँ के लोकल रूलर निजामत राइट लगाते थे और पब्लिक को डबल टैक्सेस देना पड़ता था। इसके कारण लोगों के हाथों में पैसा नहीं बच रहा था और इसके कारण बंगाल के अंदर भयानक भुखमरी हो गई थी और लाखों लोगों की जानें चली गई थी। किसी ने भी इस टैक्स का अपोज नहीं किया, पर मीर कासिम ने जब इस टैक्स का अपोज किया तो उनको हराकर 1765 में इलाहाबाद ट्रीटी साइन हो गई और बंगाल, उड़ीसा, बिहार पे डायरेक्ट दीवानी राइट्स का टैक्स लगा दिया गया। और यहाँ से कंपनी की फर्स्ट पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस इंडिया में चालू होती है। वहीं दूसरी ओर हैवी टैक्स कलेक्शन करने के बावजूद भी लगभग 4 लाख यूरो ब्रिटिश क्राउन को ईस्ट इंडिया कंपनी ईयरली देती थी। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की थी तो सरकार को टैक्स देना पड़ता था और हर साल ये टैक्स बढ़ता चला जा रहा था। साथ में 1769 में कंपनी जब हैदर अली से माइजोर में युद्ध करती है तो वो हार जाती है और इसी के कारण कंपनी को ब्रिटिश क्राउन के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट होना पड़ता है। पैसे ना होने के कारण 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश क्राउन से 1 मिलियन यूरो उधार लेती है। तो 1773 में लॉर्ड नॉर्थ ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर रेगुलेटिंग बिल लाया, जहां पे ये बताया कि कंपनी जो इंडिया में कंट्रोल कर रही है उसमें ब्रिटिश क्राउन भी सहमति देगा और उनके साथ मिलकर डिसीजन लेगा, लेकिन खुद डिसीजन नहीं लेगा। और फाइनली ये जो बिल था ये रेगुलेटिंग एक्ट नाम से पास हो गया। गवर्नर ऑफ बंगाल को चेंज करके जनरल गवर्नर ऑफ बंगाल बना दिया गया और पहला जनरल गवर्नर वैरन हेस्टिंग को बनाया और बाकी 2 प्रेसिडेंसी बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को इस बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। और वैरन हेस्टिंग को सपोर्ट करने के लिए 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाए गए ताकि उनको सारा इंफॉर्मेशन दे सके और सारा प्रेसिडेंसी अच्छे से चल सके। और कंपनी के लीगल्स को चेक करने के लिए और आम जनता के ओपिनियन को सुनने के लिए 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है और यही बेस था इंडिया के अंदर 1 नेशन 1 इलेक्शन का। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा। अभी हम सिर्फ इलेक्शन के बारे में जानते हैं। लेकिन क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट में ब्रिटिश क्राउन कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता था, बस सपोर्ट कर सकता था, इसके कारण काफी ज्यादा प्रॉब्लम आने लगी थी। तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। एक्चुअली विलियम पिट्स उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्हीं के नाम पे ये पास हुआ और इसके तहत वापस से डुअल गवर्नेंस को अप्लाई कर दिया गया, जहां पे एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा जिसको ब्रिटिश क्राउन कंट्रोल करेगा, जो कंपनी के सारे पॉलिटिकल मैटर को हैंडल करेगी, और दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी के रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी इकोनॉमी को हैंडल करेगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर 6 मेंबर रखे गए, जहां पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, चांसलर ऑफ एक्सचेकर और 4 पीवी काउंसिल मेंबर्स को रखे गए और ये लोग कंपनी के सिविल और मिलिट्री से रिलेटेड सारे चीजों को हैंडल करेंगे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के इकोनॉमी को हैंडल करेगा। और गवर्नर जनरल के पास 4 मेंबर्स हुआ करते थे, उसको कम करके 3 मेंबर कर दिया गया। उसके अंदर भी एक कमिश्नर इन चीफ होगा जो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में होगा और गवर्नर जनरल को वेटो पावर दे दी गई। और वापस से 1786 में वैरन हेस्टिंग को चेंज करके लॉर्ड कैनवालिस को गवर्नर जनरल बना दिया गया। लेकिन पिट्स एक्ट के अंदर पावर सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए थे और ज्योग्राफिकल बाउंड्री सही से डिफाइन नहीं की गई थी। इसीलिए ब्रिटिश क्राउन को काफी ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। आगे पता चलेगा। उस समय की डेट में ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे के पूरी ट्रेड पे डिपेंडेंट थी, स्पेशली इंडिया में। लेकिन ब्रिटिश और यूरोप के बीच रिलेशन
खराब होने लगा। तो 1806 में नेपोलियन कॉन्टिनेंटल सिस्टम के तहत यूरोप के अंदर ब्रिटिश का ट्रेड करना बंद कर दिया गया। इसीलिए ब्रिटेन के जो लोकल ट्रेडर थे उनको काफी ज्यादा सफर करना पड़ा और उन्होंने क्राउन के पास ये रिक्वेस्ट डाली कि उनको भी इंडिया के अंदर बिजनेस करने का मौका दिया जाए। तो फाइनली 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश ट्रेडर को इंडिया के अंदर ट्रेड का मौका मिल गया और ईस्ट इंडिया कंपनी का सिर्फ और सिर्फ बिजनेस टी और चाइना के साथ ही बचा। इसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी और ज्यादा सफर करने लगी और ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे और ज्यादा सेंट्रलाइज कर दिया और यहीं से धीरे धीरे शुरुआत होती है इंडिया में पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस की। साथ में ब्रिटिशर्स ने यह डिसीजन लिया कि इंडिया के अंदर क्रिश्चियनिटी को फैलाई जाएगी, स्पेशली हिली रीजन में, क्योंकि वहां पे इजीली लोग एक्सेप्ट करते हैं। और वेस्टर्न एजुकेशन को भी इंडिया के अंदर काफी ज्यादा प्रमोट किया गया और जो लोग इसे प्रमोट करते थे उन लोगों को 1 लाख रुपए तक का बोनस दिया जाने लगा ताकि एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया जा सके। 1833 में चार्टर एक्ट को वापस से रिफॉर्म किया गया और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हटा के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रख दिया गया और लॉर्ड कॉर्नवालिस की जगह लॉर्ड विलियम बेंटिक को गवर्नर जनरल बना दिया गया, जो कि डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में था। और इसी के तहत मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने भी अपना लेजिस्लेटिव पावर एकदम से खो दिया। इस दौरान ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे कब्जा कर लिया। ईस्ट इंडिया पूरी तरीके से ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में आने लगी। काउंसिल्स को इंडिया काउंसिल कहा जाने लगा और बाद में चल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी उपाधि मिल गई। और इसी के तहत 1853 में मैकेले कमेटी बनी और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि इंडिया के अंदर भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को फेयर तरीके से कंडक्ट किया जाएगा। और इंडिया के पहले आईसीएस ऑफिसर सत्येंद्र नाथ टैगोर बने। ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे और यहाँ से इंडियन के अंदर एजुकेशन आना चालू हो गया। और यहाँ तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पूरा का पूरा पावर खो दिया था और ब्रिटिश क्राउन कंट्रोल करने लगा था। और 1857 के सेपल म्यूटिनी के रिवोल्ट के बाद पूरा का पूरा कंपनी हिल गया था। इसीलिए ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी के पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव और इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव दोनों को ही अपने कब्जे में ले लिया। और 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट लाया गया और यहाँ पे ये डिसीजन लिया गया कि ब्रिटिशर्स इंडिया के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को नहीं छेड़ेंगे और मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को वापस से पावर दी जाएगी ताकि फ्लुएंटली रूल किया जा सके। और यहाँ से शुरुआत हुई इंडिया के अंदर पहली डेमोक्रेसी की झलक की।